अगर जैसे बात कर ले कि देखिए सीएनजी क्या होता है, तो सीएनजी में देखिए कहने का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी को हटा दे तो नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके नेचुरल प्राकृतिक गैस जो प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो प्राकृतिक गैस मीथेन होती है। तो मीथेन गैस को पर प्रेशर डाल के संपीड़ित करके इसको हम सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में मीथेन होता है। मीथेन का देखिए कोयला और पेट्रोल से क्या CH4 मिलता है। देखिए सीएनजी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन ही होता है ना। अब ये मीथेन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसमें देखिए क्या होता है ना, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मीथेन जो होती है वो जीवों की आवास में जीवों के अवशेष में सड़ने के लिए, जीवों के कुत्ते उत्ते मरने की तो जो बदबू आती है वो सब इनका मीथेन गैस का ही स्राव होता है। तो ये बात कर लें कि अगर सीएनजी में 80 से 85% तक मीथेन पाया जाता है, सीएनजी में 80 से 85% तक मीथेन पाया जाता है। सीएनजी का उपयोग जनता के परिवहन में होता है। मीथेन गैस को देखिए मार्स गैस या असुर गैस भी कहते हैं। कोयले की खानों में देखिए आग लगने का जो खतरा होता है वो मीथेन गैस के कारण का ही होता है ना। CH4 कारण होता है, इसके बिना ये बिना ज्वाला के साथ जलती है। मीन्स कहने का मतलब ये बिना ज्वाला के साथ जलती है, ये दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब किसी वस्तु में जब लग जाती है तब हमको दिखाई पड़ता है। देखिए मीथेन गैस जो है यह प्रमुख रूप से धान के खेत में मीथेन पाई जाती है। धान खेत से मीथेन का स्राव होता है। और इम्पॉर्टेंट है आर्द्र भूमि बोले तो जिसमें ज़मीन में पानी भरा रहता है या तालाब में पानी भरा रहता है, तो आर्द्र भूमि बोले तो नमी भूमि में जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ से हमारी पागल करने वाले जानवर, दीमक, जैव अपघटक आदि इसके प्रमुख स्रोत है। मीन्स इस यहाँ से हमारे मीथेन गैस का स्राव होता है। देखिए आपको एक बात याद रखनी है और कि ग्लोबल वार्मिंग जब कब वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग जब वृद्धि होगी। देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग में जब वृद्धि होती है तो क्या होगा कि ठंडी में कमी आएगी, है ना। देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी तो कहने का मतलब तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो कहने का मतलब ठंडी कम होगी। तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा मतलब दिन गर्म होगा तो क्या ठंड होगी, नहीं होगी। क्या तो मतलब ठंड कम होगी, और जब ठंड कम होगी तो गेहूँ की पैदावार भी कम होगी। तो गेहूं की पैदावार के लिए कौन सा जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग। और अगर यहाँ पे बात कर ले कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होती है, अगर देख लें कि गर्मी ज़्यादा होगी तो धान अच्छा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो धान अच्छा होगा, और जब धान अच्छा होगा तो उससे मीथेन गैस निकलेगी, और जब मीथेन गैस निकलेगी तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग समस्या और बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं कि हम फील्ड बैक इफेक्ट। देखिए शुष्क बर्फ CO2 होता है, हाइड्रोमीथेन समुद्र के नीचे बर्निंग गैस होती है। कौन सी होती है, हाइड्रेट मीथेन समुद्र के नीचे बर्निंग गैस होती है। कोयले की खानों में आग लगने का प्रमुख कारण मीथेन गैस ही होता है। नोट CO2 CH4 जलवाष्प HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC SF4 SF4 है ना। सल्फर हेक्सा टेट्राफ्लोराइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। कोई आज पूछे ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैस देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CH4 जलवाष्प HFC क्या है, ग्रीन हाउस गैस। HFC क्या है, HFC ग्रीन हाउस गैस है, और SF4 भी ग्रीन हाउस गैस है ना। CFC भी है लेकिन इसके मुकाबले ये कम है, ये भी जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस में, लेकिन कम है। ये सब ज़्यादा खतरनाक हैं, ये पूछी ही जाती हैं। बात कर लें कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस प्रभावित करती है। देखिए ओजोन परत को क्षणकों समझौते को कम करने के लिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था कि भैया कम कर दो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है या वैश्विक तापमान से है। लेकिन जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध ओजोन परत से है, और जबकि क्योटो प्रोटोकॉल, ये देखिए क्या क्योटो प्रोटोकॉल है जो
जबकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस से है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे देखिए कि HFC है ना, CO2 CH4 CO2 CH4 HFC, ये ग्रीन हाउस गैस हैं और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लगाया जाता है। देखिए HFC, ये देखिए मेन बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि HFC जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस है, जबकि CFC ये ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है ना, ओजोन परत के लिए भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है ना। अगर बात कर लें कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल तथा ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। बात कर लें कि LPG, तो LPG भारी होती है, CNG हल्की होती है। और LPG में क्या होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। LPG में क्या भरा होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, या इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG के प्रमुख स्रोत देखिए ब्यूटोन को हो, या यहाँ पे हो सकता है आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन, है ना। LPG के प्रमुख घटक ब्यूटेन तथा प्रोपेन होते हैं। इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए एथिल मरकप्टन मिला देते हैं। एथिल मरकप्टन क्या होता है, यह सल्फर युक्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह देखिए सल्फर युक्त हाइड्रोकार्बन होता है एथिल मरकप्टन, जिसकी अपनी विशेष गंध होती है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि कोल गैस क्या होता है। जब कोयले पर पानी प्रवाहित करते हैं तो कोल गैस का निर्माण होता है। देखिए कोल गैस में क्या होता है, तो कोल गैस में देखिए सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन होता है 55% होता है, और मीथेन होता है कितना, 30%। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि कोल गैस जो होता है, कोल गैस में देखिए हाइड्रोजन होता है 55% होता है, और मीथेन कितना होता है, तो मीथेन होता है 30% होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना। कोल गैस सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन। चलते हैं भाप अंगार गैस, जिसको बोलते हैं वाटर गैस। देखिए भाप अंगार गैस या वाटर गैस में यह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहलाता है। चलते हैं प्रोड्यूसर गैस की ओर। तो प्रोड्यूसर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, इसे कहेंगे प्रोड्यूसर गैस। देखिए इन भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस में देखिए मेन डिफरेंस इतना है कि प्रोड्यूसर गैस में देखिए भाप अंगार गैस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, प्रोड्यूसर गैस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बस फ़र्क है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही है। भाप अंगार में होता है हाइड्रोजन। इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अगर मिला दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारा क्या मिल गया, भाप अंगार गैस। लेकिन अगर यहाँ पे देख ले हम कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे कोल गैस बन जाता है। अगर बात कर लें कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है। और बात करें खनिज तेल, बहुमूल्य खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ की चट्टान से खनिज व बहुमूल्य साधन प्राप्त होते हैं, जबकि गोंडवाना की चट्टान से हम कोयला प्राप्त करते हैं। देखिए भारत में कोयला गोंडवाना क्रम से चट्टानों में पाया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता के अनुसार कोयले को बांटा जाता है। जिस तरह हम पेट्रोल और डीजल में हम पेट्रोल डीजल में सल्फर की मात्रा के आधार पर उसको हम अल्ट्रा लो अच्छा पेट्रोल डीजल लो सस्ता लोअर कहते थे, लेकिन इसी तरह कोयला में कार्बन की मात्रा के आधार पर हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। अगर बात कर लें कि सबसे न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है, तो सबसे ख़राब कोयला या आप कहें सबसे लोवेस्ट कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला होता है। न्यूनतम गुणवत्ता वाला कोयला पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। अब उसके बाद देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि पीट कोयला ले विद लिग्नाइट, पीट ले बेटा बोलो तो बिटुमिनस, पीट ले बेटा एंथ्रेसाइट, तो पीट कोयला होता है, इसमें 40 से 60% कार्बन मात्रा होती है। पीट ले से लिग्नाइट कोयला, देखिए लिग्नाइट कोयला को हम भूरा कोयला भी कहते हैं और इसका ही हम जनरली यूज़ करते हैं।
लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। इसमें देखिए 40 से 60, इसमें 60 से 70, 40 से 60, इसमें 60 से 70% तक कार्बन होता है। पीट ले बेटा। बिटुमिनस कोयला को देखिए सामान्य कोयला होता है, जो सामान्य कोयला होता है ना, इसका नहीं, हम इसका यूज हम उसका नहीं, हम सामान्यतः कोयला जो यूज करते हैं देखते हैं वो बिटुमिनस कोयला ही यूज करते हैं। तो बिटुमिनस में कितना होती है, तो 60 से 70, जिसमें 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद आती है एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें 90 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। सबसे कम प्रोड्यूसर होता है और सर्वोत्तम कोयला जो है एंथ्रेसाइट का होता है और सबसे न्यूनतम कोयला प्यूट कोयला होता है। कोयला में अशुद्धि के रूप में सर्वाधिक जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। अगर बात कर लें कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री या कार्बन तटस्थ देश जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूएसए, यूके। लेकिन नेपाल और पाकिस्तान ये कैसे आ गए, ये 2050 तक आपको कार्बन मुक्त कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ब्राज़ील, पाकिस्तान, यूएसए, यूके 2050 तक। और चीन, रसिया कहो या रूस कहो, चीन और रूस जो है 2060 तक मुक्त कर देंगे। भारत 2070 तक कर देगा। और उरुग्वे और मालदीव हमारा पड़ोसी देश भी है, उरुग्वे और मालदीव 2030 तक मुक्त कर देंगे। देखिए मुद्रास्फीति का निर्धारण हमारा आरबीआई करता है और एक साल में मुद्रास्फीति 4 बार लागू होती है। मुद्रास्फीति होती क्या है कि जब कीमत में गिरावट हो और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उसे कहेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का जैसे उल्टा क्या होता है, मुद्रा संकुचन होता है।